इसमें 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन और भारत में उनकी गतिविधियों से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 15वीं सदी के अंत एवं 16वीं सदी में यूरोपियों के भारत में आगमन को किसने सुसाध्य बनाया? तो पहला ऑप्शन है कि 15वीं सदी की भौगोलिक खोजों ने। तो ये बिल्कुल सही है। 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं 1492 में कोलंबस अमेरिका गया। 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने तमाशा अंतरीप पहुंचा। और कालीकट आप देखते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया। तो इस आधार पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन उनकी नौसैनिक शक्ति, ये भी सही है। नौसैनिक शक्ति के कारण ही इतने दूर दराज के देशों तक यात्रा यूरोपियों ने की। और तीसरा ऑप्शन उनके गृह सरकारों के समर्थन ने। पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस सभी के स्थानीय सरकारों ने इन व्यापारियों का समर्थन किया या इन लोगों का समर्थन किया, जिसके कारण यह संभव हो पाया। तो इस आधार पर पहले का उत्तर होगा डी। दूसरा देखते हैं, यह क्यों कहा जाता है कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन स्थान एवं समय दोनों दृष्टियों से उपयुक्त था? तो इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, मालाबार तट छोटे छोटे राज्यों में बटा था जो इतने कमज़ोर थे कि पुर्तगालियों का सामना नहीं कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मालाबार तट एक ओर श्रीलंका, मलक्का और मसाले के द्वीप समूह और दूसरी ओर फारस की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के पत्तनों के बीच सराय की तरह था। तीसरा ऑप्शन है, विजयनगर साम्राज्य पुर्तगालियों के साथ अनेक मैत्रीपूर्ण संधि करने को सहमत हो गया था। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस आधार पर दूसरा का उत्तर होगा डी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने एशिया में अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में किस प्रकार परिवर्तित कर दिया? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों में भारत आने वाले पहले थे। पुर्तगाली, जैसा कि पता है कि पुर्तगाली जब हिंदुस्तान आए, वास्को डी गामा पहली बार कालीकट पहुंचा, तो वहाँ के स्थानीय जो राजा था वो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन अरबों ने इसका विरोध किया था। क्यों अरबों ने विरोध किया था? क्योंकि समुद्र पर उस समय अरबों का अधिकार था और नौसैनिक दृष्टि से हिंद महासागर क्षेत्रों पर पूरी तरह से अरब छाए हुए थे। तो अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया और फिर उसके बाद पुर्तगाली धीरे धीरे अरबों को पराजित करके पुर्तगाली समुद्र में, यानी सामुद्रिक शक्ति, अरबों का स्थान पुर्तगालियों ने ले लिया। पहला ऑप्शन है, इसका देख लेते हैं। 1509 में मिस्र कालीकट के जमोरिन और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त बेड़ों को पराजित करके। दूसरा ऑप्शन है, फारस की खाड़ी के मुहाने पर हारमुज के बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित करके। तीसरा ऑप्शन है, बीजापुर से गोवा विजित करके। चौथा ऑप्शन है, स्थानीय शासकों से कोचीन और कालीकट विजित करके। तो इसमें उत्तर जो होगा ए होगा। 1509 में मिस्र कालीकट के जमोरिन और गुजरात के सुल्तान ने संयुक्त बेड़े को पराजित करके। तीसरे का उत्तर है ए। चौथा देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को पहला आघात यह पहुंचाया कि उन्होंने गुजरात और कालीकट को जहाज निर्माण और यहाँ तक कि समुद्र में चलने वाली नावों तक का निर्माण न करने के लिए बाध्य किया। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, मालाबार समुद्र तट के से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के मध्य होने वाले व्यापार और भारत से फारस की खाड़ी के मध्य व्यापार पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार जमा लिया। उन्होंने अरबों को पराजित करके एकाधिकार जमा लिया। इसीलिए इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है, मतलब सी उत्तर इसका होगा। तो चौथा देख लिया। पांचवा देखते हैं, पूर्वी जगत में आने वाली किस यूरोपीय जाति व्यापार केवल चीन तक ही सीमित था? तो एक मोटे तौर पर देखा जाए तो डेनिश व्यापारी जो थे उनका व्यापार चीन तक सीमित था। छठवां देख लेते हैं,
भारत में आने वाली किस यूरोपीय जाति की ईसाई धर्म प्रचार गतिविधियां व्यापार और वाणिज्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी? तो छठा का उत्तर है डेनिस, पहला होगा ए। सातवां देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगालियों ने भी धर्म का प्रभाव स्थापित ईसाई धर्म का प्रचार करने का जिम्मा उठाया। पुर्तगालियों ने भी दूसरे धर्मों के लोगों को नीचा दिखाने के लिए तमाम प्रयास किए, ईसाई धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए। पुर्तगाल धार्मिक रूप से कट्टर जरूर थे, लेकिन अब व्यापार और वाणिज्य, ये प्रश्न पूछ रहा है, व्यापार और वाणिज्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, तो ये डेनिस होगा। छठा का उत्तर ए। सातवां देख लेते हैं। डेनिसों ने तंजावुर जिले में स्थित ट्रंक्यूबर में अपनी बस्ती स्थापित की, परंतु वे भारत में अपने पैर नहीं जमा सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी बस्ती किसे बेच दी? तो डेनिसों ने, डेनिस जो थे वो अपनी बस्तियां अंग्रेज़ों को बेच दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता के कारण त्रिकोणीय संघर्ष था। इसमें कौन शामिल नहीं था? ये त्रिकोणीय संघर्ष वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता से प्रश्न बना है, तो आठवें का उत्तर जो हमें दिखाई पड़ता है वो बी, फ्रांसीसी इसमें शामिल नहीं थे। नवा प्रश्न देखते हैं। पूर्वी जगत में वाणिज्यिक लाभ के लिए स्पर्धा में शामिल होने वाला अंतिम यूरोपीय जाति कौन थी? तो ये इसका उत्तर होगा ए, फ्रांसीसी। हम देखते हैं कि सबसे बाद में दिखाई पड़ते हैं इनमें से, तो इसका उत्तर नौवां का ए होगा। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे युद्ध करने, संधि करने व भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करने तथा किले बनवाने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका उत्तर होगा 10वें का बी, नीदरलैंड। 11 देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा। वह 1498 ईस्वी में इस मार्ग से कहाँ पहुँचा? तो जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि कालीकट वो पहुँचा था। कालीकट पुर्तगाली जब पहुँचा, ये वास्को डी गामा, कालीकट में जो उन्हें काली मिर्च ले गया अपने साथ, उसको 60 गुना अधिक उससे लाभ हुआ, 60 गुना। और इसके अतिरिक्त तो इसमें कुछ और फैक्ट जोड़ सकते हैं आप कि वह पुर्तगाल से कितनी दिन की यात्रा करके कालीकट पहुंचा था? तो 90 दिन की यात्रा करके वो कालीकट पहुंचा था। और उसका एक सहायक था जो रास्ता बताने वाला था, अब्दुल मनीक नाम था उसका। तो वो वास्को डी गामा के साथ आया था। क्या नाम था? अब्दुल मनीक। तो अगला देखते हैं। 11 का डी हो गया। यहाँ पे एक फैक्ट और नोट कर सकते हैं आप कि वास्को डी गामा भारत से गया, लेकिन 1501-2 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। और पुर्तगालियों के जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको किस नाम से जाना जाता था? एस्तादो द इंडिया नाम से, एस्तादो द इंडिया नाम से पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य नाम से जाना जाता था। वास्को डी गामा के बाद दूसरा जो पुर्तगाली आया वो था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में ये भारत आया था। और आगे देखते हैं 12वां। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक लक्ष्य क्या था? 12 नंबर का सवाल का ए देखते हैं। काली मिर्च एवं अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाना,
तो यही उत्तर इसमें सही है, ए वाला, क्योंकि काली मिर्च ले गया था, उसे 60 गुना लाभ हुआ। अब यूरोपियों को मसालों को क्यों मांग थी, एक प्रश्न ये बन सकता है। तो वो चूँकि मांसाहार का बहुत अधिक प्रयोग करते थे, तो मांस को मसाले में लगा कर रख दिया जाए तो कई दिनों तक वो उसका प्रयोग कर सकते, कई दिनों रोक के भी। अगला सवाल देखते हैं, पुर्तगालियों की कंपनी एस्तादो द इंडिया को पूर्णतः एक लुटेरा एवं परजीवियों का राज्य कहा गया है, क्योंकि देख लेते हैं, इसने भारत के विदेश व्यापार का पूर्ण एकाधिकार स्थापित किया। ये बात बिल्कुल सही है कि इसने भारत का जो विदेशी व्यापार था उस समय चल रहा था, इसने एकाधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं बी वाला, या निहत्थे एशियाई जहाज़ों को निर्ममतापूर्ण लूट कर संपन्न बना। तो पुर्तगाली जो उनसे पास नहीं लेता था तो उस समुद्र में या तो डुबो देते थे उस जहाज़ को, क्योंकि समुद्र के स्वामी थे, या तो वो उसे लूट लिया करते थे। तो ये भी सही है। तीसरा वाला देखें, इसने सामुद्रिक डकैती और लूटमार को वाणिज्य से कहीं अधिक महत्व प्रदान किया। ये भी बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों का समुद्र पे वर्चस्व था, वो उसके लिए पास भी जारी करते थे, जो पास नहीं लेता था, और पास बड़ा महंगा होता था व्यापार करने के लिए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। 13 का उत्तर डी। 14 देख लेते हैं, 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपने द्वितीय भारतीय अभियान के दौरान कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी बन सकता है। तो ये 14 का उत्तर होगा सी, केन्नानौर में। अगला देखते हैं 15, भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व और राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो 15 का उत्तर होगा डी, अल्फांसो दे अल्बुकर्क। अल्फांसो दे अल्बुकर्क भारत में 1503 में भी आ चुका था। किस रूप में? स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में ये भारत आया था, और 1502 में ये भारत का वाइसराय नियुक्त हुआ। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दे अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में आप देखेंगे कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लेता है, और कालांतर में जो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र की राजधानी भी बना। और अल्बुकर्क को भारतीय महिलाओं से, यानी पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, और क्योंकि इससे भारत में उनकी स्थिति और मजबूत हो, अल्बुकर्क ने उसका भरपूर प्रयोग किया कि पुर्तगाली जो आ रहे हैं वो भारतीय महिलाओं से व्यापार करके यहाँ अपनी बस्तियाँ बसा लें, ताकि उनको स्थानीय समर्थन में भी मिल जाए। पुर्तगालियों में अल्फांसो दे अल्बुकर्क पहला व्यक्ति था जो सेना में भारतीयों को अपनी, यानी पुर्तगाली सेना में जो उसकी सेना थी, भारतीयों को उसने नियुक्त किया। अब आगे देखते हैं, अल्बुकर्क द्वारा भारत में पुर्तगाली सत्ता स्थापित करने के संबंध में उसकी नीति से संबंधित उसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वाधिक आलोचना और पुर्तगालियों के प्रति घृणा जागृत करने के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। तो 16वें का उत्तर जो होगा वो है डी, मुसलमानों का उत्पीड़न। पुर्तगालियों ने मुसलमानों का बहुत अधिक उत्पीड़न किया। उन्होंने यह आदेश दे रखा था कि दक्षिण में जहाँ जहाँ उनके प्रभाव थे, कोई कुरान पढ़ता हुआ आवाज़ घर से ना आए। पुर्तगाली यहाँ तक इस्लाम धर्म के अनुयायियों का मजाक बनाया कि गधे के गले में कुरान शरीफ लटकवा के वो घुमवाते थे। तो इस प्रकार से मुसलमानों का पुर्तगालियों ने सर्वाधिक उत्पीड़न किया। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं, अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस दक्कनी सल्तनत से गोवा विजित किया। तो अभी मैं बताया 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर से गोवा विजित किया।
अगला सवाल देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में कई बस्तियां स्थापित की, निम्नलिखित में से किस बस्ती की पुर्तगालियों ने स्थापना नहीं की? तो सालसत्ती की, बसीन की, बम्बई की। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो सी वाला सही है, मसूलीपट्टनम की स्थापना उन्होंने नहीं की। तो उत्तर हमारा हो जाता है सी। 19 नंबर देखते हैं, पुर्तगालियों के साथ व्यापार के कारण भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं हुआ? भारतीय माल के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। दूसरा ऑप्शन है, पश्चिमी यूरोप में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक काली मिर्च का निर्यात किया गया। तीसरा ऑप्शन है, पश्चिमी अफ्रीका एवं ब्राज़ील में भारतीय सूती माल के लिए नए बाजार उन्मुक्त हुए। चौथा ऑप्शन है, भारत में विदेशी व्यापार पर विशेष रूप से घोड़ों के आयात पर अरबों का एकाधिकार पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। तो ये तो सही है, ये सी भी सही है, बी भी सही है। इसमें लाभ जो नहीं हुआ वो ये हुआ, भारतीय माल के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यही ऑप्शन इसमें गलत है। तो उत्तर हमारा होगा 19 का ए। आगे देखते हैं, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां वस्तुतः क्या थीं? पहला ऑप्शन है उत्पादन केंद्र, दूसरा है गोदाम, तीसरा है किलेबंद व्यापारिक केंद्र, चौथा है किलेबंद यूरोपीय नगर। तो ये सी ऑप्शन सही है, किलेबंद व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। अगला देखते हैं, पुर्तगाली शक्ति के पतन होते ही उनकी अनेक बस्तियां समाप्त हो गईं। 1622 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज के प्रसिद्ध बंदरगाह को पुर्तगालियों से किसने छीन लिया? तो इन्हें डचों ने छीन लिया था। 21 का हमारा उत्तर है सी, डच। 22वां देख लेते हैं कि पुर्तगालियों ने किस अवसर पर या परिस्थितिवश बम्बई ब्रिटेन को सौंप दिया? इस पहला ऑप्शन है, स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगालियों की मुक्ति के परिणाम स्वरूप, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के परिणाम स्वरूप। तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के अवसर पर। ये ऑप्शन बी 22 का उत्तर सही है। आप इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी जो उनकी राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा उसका विवाह किया चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो पुर्तगालियों ने बम्बई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। तो 22 का उत्तर बी है। 23 देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाज़ारों में किन नवीन और अधिक लाभकारी भारतीय वस्तुओं का प्रचलन नहीं किया गया? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, वस्त्र, नील, शोरा और कच्चा रेशम, इसका प्रचलन नहीं किया गया। पुर्तगालियों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती अपनी स्थापित की, व्यापारिक केंद्र, और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में अपने कारखाने स्थापित किए। बंगाल का महमूद शाह एक था, उसने पुर्तगालियों को 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दी।
पुर्तगाली समुद्र में करताज जारी करते थे, एक प्रकार का व्यापारिक पत्र था जो उसको ले लेता था, उसको जहाज़ों को पुर्तगाली समुद्र में संरक्षण देते थे, जो नहीं लेता था जैसा कि बताया उन्हें लूट लिया करते थे। और शाहजहां पुर्तगालियों के अत्याचार को देखते हुए 1632 ईस्वी में हुगली उनसे छीन लेता है। ऐसे ही औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे कि चटगांव में पुर्तगाली लुटेरों का आतंक मचा हुआ था। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली लुटेरों को बुरी तरह दमन किया और पुर्तगाली जो एक गवर्नर है जिसका नाम है अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 45 ईस्वी तक भारत से जुड़ा रहा, संबंधित रहा, उसी के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले थे, यानी सबसे पहले 1498 में भारत में सबसे पहले आए। 1961 में उनकी अंतिम बस्ती जो भारत सरकार के हाथ में आई वो थी गोवा। यानी सबसे लंबे समय तक पुर्तगाली हिंदुस्तान में बने रहे। अब पुर्तगालियों का पतन का कारण जैसे बन जाए क्वेश्चन, पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था? तो एक तो धार्मिक असहिष्णुता थी उनकी, और दूसरा ये गुप्त रूप से लूटमार और डकैती किया करते थे, और ब्राज़ील जैसे देशों की खोज हो जाने से भारत पर पुर्तगाली भारत की अपेक्षा ब्राज़ील की ओर आकर्षित हुए। और यूरोपीय चौथा कारण हो सकता है, यूरोपीय कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा थी वो लगातार बढ़ रही थी, इसमें पुर्तगाली टिक ना सके। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली सरकार जो थी अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा उस पर नियंत्रण अधिक रखी थी। अब पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगाली जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने तंबाकू की खेती शुरू की, उसके बाद जहाज़ निर्माण गुजरात और कालीकट के आसपास बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो पुर्तगालियों का योगदान है वो है प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले भारत में पुर्तगाली थे। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, और जो जड़ी बूटियों से संबंधित औषधि वनस्पति शास्त्र से जुड़ी जो एक पुस्तक है, पुर्तगालियों ने 1563 ईस्वी में उसे गोवा से प्रकाशित किया था। ईसाई धर्म का प्रवेश मुगल दरबार में आप देखेंगे कि अकबर के समय फादर एकाबीवा और मासेरात के नेतृत्व में पहुंचा। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तुकला में क्या है, उन्हें गोथिक कला का प्रचलन भारत में किया। इसके अतिरिक्त और आगे देखते हैं, पुर्तगाली जो उनका पतन हुआ और अंग्रेज उन पर हावी हो गए, या अंग्रेज व्यापारिक कंपनी सबसे आगे निकल गई इन यूरोपीय कंपनियों में, तो उसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार उनकी सरकार उन्हें छूट दे रही थी और वो एक के बाद एक अपनी कंपनियां स्थापित, अपनी कंपनियों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे। तो आगे देखते हैं हम लोग। वह अग्रणी डच, 24 नंबर क्वेश्चन, वह अग्रणी डच कौन था जिसने भारत में वाणिज्यिक संभावनाओं का पता लगाया और पूर्वी देशों की यात्रा से संबंधित उसकी पुस्तक ने पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी कि भारत से व्यापार करके कितने बड़े पैमाने पर लाभ कमाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, लिंसातेन। यही वो है जिसके कारण पश्चिमी देशों में खलबली मच गई थी, पुस्तक का नाम। आगे देखते हैं डचों के बारे में।
डचों की वाणिज्यिक गतिविधियां कहाँ केंद्रीभूत थीं? तो 25 नंबर का उत्तर है डी, इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीप पर। तो ये जो डच थे, डचों के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 1602 ईस्वी में हॉलैंड की संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अंतर्गत डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी उसमें। और डचों ने शीघ्र ही भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1613 ईस्वी में डचों ने जाकर्ता को जीतकर और बैटविया नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद देखेंगे 1641 में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1658 में सिलोन पर अधिकार कर लिया। 1605 ईस्वी में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। डचों ने इसके अतिरिक्त अपना सिक्का भी चलाया, स्वर्ण सिक्का, जिसे पेगोडा नाम से जाना जाता है। कहाँ चलाया था? पुलिकट के पास। पुलिकट में इन्होंने अपना सोने का सिक्का चलाया। कभी कभी पूछ लेता है कि डच कंपनी की कारखाने क्रम पूछ लेता है, तो हम देख लेते हैं। पुलिकट में 1600 पुलिकट में 1610 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया। सूरत में 1616 में। विशाखापट्टनम में 1641 ईस्वी में डचों ने कारखाना स्थापित किया। करिकाल में 1645 ईस्वी में। चिंसुरा में 1653 ईस्वी में। कोचीन में 1663 ईस्वी में। बालासोर और नेगापट्टनम में 1658 ईस्वी में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया। आइए शुरू करते हैं फिर से। तो 26 नंबर, डचों ने मलय जलडमरू मध्य एवं इंडोनेशियाई द्वीप समूह से किसको निष्कासित किया था? तो 26 का उत्तर हमारा होगा बी, पुर्तगालियों को इन्होंने निष्कासित करके वहाँ अधिकार कर लिया। 27 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज और डचों ने अपने समान शत्रु पुर्तगालियों के विरुद्ध एक साथ पूर्वी जगत में प्रवेश किया था, परंतु वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप डचों ने अंग्रेजों का कहाँ पर कत्लेआम किया? तो इसका उत्तर देखते हैं 27 का। 27 का उत्तर है बी, डचों ने अम्बोयना पर अधिकार करके अंग्रेजों का कत्लेआम किया। 28 नंबर देखते हैं, भारत में डचों की महान वाणिज्यिक श्रृंखला की एक कड़ी था। निम्नलिखित में किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना नहीं की? मैं अभी बताया क्रम आप देख सकते हैं, उसमें उसको सुन सकते हैं। इस हिसाब से इसका 28 का उत्तर है डी, कालीकट पे डचों ने अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने पुलिकट में अपना सिक्का चलाया था, याद रखिएगा, पुलिकट, वो कालीकट नहीं है। तो अगला देखते हैं, डचों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो 29 का उत्तर है ए, चीनी का निर्यात नहीं करते थे, बाकी सोरा, नील, सूती वस्त्र का वो निर्यात करते थे। तो इस प्रकार 29 का उत्तर ए है। 30 देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं, भारत में डचों के स्वार्थों और उनकी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों की भांति उन्होंने भी भारतीयों के साथ क्रूरता व्यवहार किया और उनका निर्दयता से शोषण किया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों में भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है वे भारत और सुदूर पूर्व के द्वीपों के मध्य व्यापार के विस्तार का माध्यम बने, बिल्कुल सही है। जावा सुमात्रा हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कब्जा करके उस पर अब वहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित की, व्यापारिक केंद्र बनाए। तो इस हिसाब से उत्तर 30 का डी है। उन्होंने भारत और पश्चिम के बीच व्यापारिक श्रृंखला पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए, तो यही उत्तर इसका डी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। 31 नंबर देखते हैं, डचों ने निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं भारत से खरीदी और उन्हें मसालों के बदले सुदूर पूर्व में बेचा? तो वो सूती वस्त्र। डच बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का व्यापार भी करते थे। अगला देखते हैं 32 नंबर, डचों की वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित संबंधों में कोरोमंडल तटीय प्रदेश, जहां पहले डचों ने पुलिकट को और फिर नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया, का क्या महत्व था? तो इसका उत्तर सी होगा। यह प्रदेश सुप्रसिद्ध, सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे सस्ते विभिन्न प्रकार के भारतीय वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखते हैं 33, डच कोरोमंडल तटीय प्रदेश से मुख्य रूप से क्या निर्यात करते थे? कोरोमंडल तट से पूछ रहा है कि क्या निर्यात करते थे, तो 33 का ये वस्त्र निर्यात करते थे। वस्त्र का व्यापार डच बड़े पैमाने पर करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1659 तक डच कंपनी के प्रमुख या गवर्नर को कहाँ नियुक्त किया गया था? 34 का उत्तर है डी, पुलिकट किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए? तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत पहुंचा था। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 16 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, कौन? एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वों के साथ यानी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आप याद रखिएगा उस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत में शासन कर रहा था। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं, अंग्रेज जब भारत आए तो उनका जो नारा था, जो उद्देश्य था, उन्होंने कहा हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? व्यापार चाहिए। 1509 आगे देखते हैं कि ये प्रश्न, जहांगीर के दरबार से अंग्रेज राजदूत हॉकिंस का निष्कासन मुख्य कारण क्या था? तो जान लेते हैं कि विलियम हॉकिंस कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तो 1608 ईस्वी में ये जेम्स, इंग्लैंड का जो राजा था, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और सूरत से निकला आगरा जहांगीर से मिलने के लिए आया। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था और जहांगीर से फारसी भाषा में जब बात किया तो जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ। तो जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा में कहा कि तुम बस जाओ
और इसके अतिरिक्त तो उसे 400 का मनसब और जागीर प्रदान की। ये पहला विदेशी हमें स्पष्ट रूप से मिल रहा है अंग्रेज, जिसको मुग़ल सम्राट ने मनसब दिया है 400 का। अब जब जहांगीर को देखा कि अंग्रेज़ों की तरफ झुकाव हो रहा है लोगों ने, पुर्तगालियों ने, तो जहांगीर के कान भरना शुरू कर दिए। तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त इसको पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दरबार में उसका दंभपूर्ण व्यवहार। 36वां का पहला ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा देखते हैं पुर्तगालियों की आक्रामक गतिविधियां और सूरत के व्यापारियों का विरोध। तो यही ऑप्शन इसका 36 का बी सही है, जैसा कि मैं अभी बताया। इसके अतिरिक्त और अंग्रेज यात्री जिसको सर टॉमस रो कहा जाता है, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में मुग़ल दरबार, टॉमस रो जहांगीर से 1616 ईस्वी में अजमेर में मिला था। यह जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर गया, आया था सूरत ये भी 1615 में, लेकिन अजमेर में या जहांगीर से मिला। और भारत में यह 1616 से 1618 ईस्वी तक रहा और इसने मुग़ल शहंशाह से व्यापार, विभिन्न प्रकार के व्यापार में सुविधाएं प्राप्त की। और इसके बाद हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान क्यों प्रदान किया था? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ऑप्शन है अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप, तो ये असंभव है। दूसरा है अंग्रेज़ों और पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ों को पराजित कर देने के कारण। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, अंग्रेज़ों और पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ों को पराजित कर देने के कारण उन्हें प्रदान किया था। माफ़ कीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, बी नहीं होगा। इसका उत्तर सी होगा। वो इसलिए होगा कि मुग़ल शहंशाह इस बात से परिचित था कि अंग्रेज़ों का उपयोग पुर्तगालियों के दमन के लिए किया जा सकता है। तो पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकालने के लिए जहांगीर ने अंग्रेज़ों को कहा कि आप स्थापित हो जाएंगे सूरत में। तो पुर्तगाली जो ये धार्मिक रूप से इतनी कट्टरता दिखा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जहाज़ लूट रहे हैं, यहाँ तक कि हज करने के लिए जो जहाज़ जाते थे उसको भी ये पुर्तगाली नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए 37 का उत्तर जो होगा वो डी होगा। 38 का देख लेते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पुर्तगालियों के विरोध का दमन करने में कौन सी परिस्थिति उनके लिए सहायक नहीं रही? तो 38 का हमारा उत्तर है सी, मुग़ल सम्राट के साथ गुप्त समझौता। 39 नंबर सवाल देखते हैं। अंग्रेज़ भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में अन्य यूरोपीय जातियों से किस प्रकार भिन्न थे? वे उत्तर देखते हैं। वे स्थानीय लोगों से लेन देन करने में ज़्यादा सावधान और सतर्क रहते थे। ये तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही सटीक नहीं बैठ रहा है। दूसरा देखते हैं, उन्होंने प्रारंभ से ही व्यापार एवं कूटनीति को युद्ध और प्रादेशिक विस्तार के साथ संबंध किया। जैसे ये सही ऑप्शन बी है इसका। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार चाहिए, तो अंग्रेज़ों की ये चाल थी। जैसे ही वो भूभाग जब व्यापार करते करते मुग़ल शहंशाहों की शक्ति की कमजोरी का जब उन्हें पता चला, तो वो धीरे धीरे राजनीति में घुसना शुरू किया और एक दिन भारत के स्वामी बन गए। अगला सवाल है 1625 ईस्वी में सूरत के स्थानीय मुग़ल अधिकारियों ने सूरत में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री के प्रमुख को बेड़ियों से जकड़कर क्यों बंदी बना लिया? तो 40 नंबर का उत्तर है डी,
अपनी फैक्ट्री को किलेबंद करने का प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने। अगला देखते हैं 41 नंबर। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 41 नंबर का उत्तर है बी, मसूलीपट्टनम में। 42 नंबर देख लेते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मद्रास को किस राज्य के शासक के पट्टे पर प्राप्त किया था? तो 42 का उत्तर है डी, चंद्रगिरी का शासक जो था उससे फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लिया। यहीं पर अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईस्वी में देखते हैं कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना दिया गया। अगला देखते हैं। ये 33 नंबर आ गया है, तो 33 नंबर देख लेते हैं। डच तटीय प्रदेश के मुख्य रूप से क्या निर्यात करते थे? डच कोरोमंडल तटीय प्रदेश से मुख्य रूप से क्या निर्यात करते थे? तो इसका उत्तर 33 का होगा ए, वस्त्र। इसका ये क्वेश्चन शायद हो भी चुका है, खैर आ गया है तो दोबारा ही कर लेते हैं। 1659 तक डच कंपनी के प्रमुख नियुक्त किया गया, ये तो हो चुका है। इधर से चल रहे थे हम लोग। तैंतालीस नंबर देखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम किलेबंद फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 43 नंबर का उत्तर है ए, मद्रास में किलेबंद फैक्ट्री थी उनकी। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से अंग्रेज़ों को बम्बई की किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? 44 का उत्तर है